सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर गृह विज्ञान ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर थर्ड, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक लेखन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्तंभ। आज की क्लास में हम जानेंगे कि स्तंभ क्या होता है और स्तंभ या कॉलम को किस तरह से बनाया जाता है। तालिका के लंबवत विभाजन को स्तंभ कहते हैं। जो तालिका हम बनाते हैं उसका जब हम लंबवत विभाजन करते हैं तो उसको हम स्तंभ कहते हैं। ये तालिका का मुख्य भाग होता है और इसका निर्माण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जो कॉलम होता है ये किसी भी तालिका का मुख्य भाग होता है। इसका निर्माण बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इसी से तालिका का आकार निश्चित होता है। स्तंभों के निर्माण में निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। जब भी हम स्तंभ या फिर कॉलम का निर्माण करते हैं तो उस समय हमको निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रख करके कॉलम का निर्माण करना चाहिए। अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो कॉलम हमारा अच्छे से नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्तंभों का आकार। सबसे पहले जब भी हम स्तंभ को बनाते हैं तो सबसे पहली बात क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें स्तंभों का आकार कितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है या फिर मीडियम रखना है या फिर पहले को छोटा रखना है, लास्ट को बड़ा रखना है। तो सबसे पहले इसका निर्धारण कर लिया जाता है। स्तंभों का आकार निर्धारित करते समय उस कागज के आकार को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर कि वह तालिका बनाई जाती है। सबसे पहले जब हम स्तंभों का आकार निर्धारित करते हैं तो जिस चीज़ पे या फिर जिस कागज पे हमको स्तंभ बनाना है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वो छोटा है या फिर बड़ा है। अनावश्यक रूप से एकदम बड़े स्तंभ या एकदम छोटे स्तंभ तालिका को आकर्षण एवं महत्व को कम कर देते हैं। अगर जब भी हम कॉलम या स्तंभ बनाते हैं तो अनावश्यक रूप से एकदम बड़ा-बड़ा कॉलम बना देते हैं या फिर एकदम छोटा कॉलम बना देते हैं। तो इसके कारण जो भी तालिका बनती है उसका जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है और वो कम महत्वपूर्ण दिखाई देता है या फिर उसका महत्व भी कम हो जाता है। स्तंभों की लंबाई एवं चौड़ाई तथ्यों के विवरण पर भी निर्भर करती है। जो स्तंभ हम कॉलम में बनाते हैं तो उसकी जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है तो उसका उसका जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसमें दिए गए विवरण के आधार पर आधारित होती है कि हमें विवरण में कम सूचना देनी है या फिर ज़्यादा सूचना देनी है। अगर हम स्तंभों में अधिक सूचना रखते हैं तो उसकी लंबाई और चौड़ाई पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमें कम सूचना देनी होती है तो उसकी लंबाई चौड़ाई हम कम रखते हैं। अगर ज़्यादा सूचना देनी होती है तो लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं। सामान्यतः प्रथम स्तंभ या कॉलम थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें खंडित या अखंडित श्रेणियों के विवरण लिखे जाते हैं। इसके बाद के स्तंभों में सामान्यतः आंकड़े लिखे जाते हैं। आंकड़े कितनी बड़ी या छोटी संख्या में हैं, इसी संख्या के अनुरूप स्तंभों का आकार निश्चित किया जाता है ताकि संख्याएं आसानी से लिखी जा सकें। जो जो प्रथम कॉलम होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है क्योंकि उस कॉलम के बाद उसके कुछ उप कॉलम भी होते हैं। तो जो पहला कॉलम होता है वो बड़ा होता है। जब एक कॉलम के अंतर्गत कई कॉलम सम्मिलित किए जाते हैं तो उसके बाद वाले वो थोड़े छोटे होते हैं। स्तंभों के आकार के बाद हम स्तंभों के क्रम को देखते हैं। स्तंभों का क्रम किस प्रकार का होगा यह भी निश्चित करना आवश्यक होता है। जब भी हम कोई भी कॉलम बनाते हैं तो उसमें कॉलम को किस क्रम में लगाना है यह भी निश्चित करना आवश्यक होता है। प्रायः प्रथम स्तंभ में विवरण लिखा जाता है। जो पहला स्तंभ होता है या कॉलम होता है उसमें ज़्यादातर विवरण लिखा जाता है जो कि अगले स्तंभ के आंकड़े का परिचय होता है। इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी वाले स्तंभ पहले लिखे जाते हैं। यदि तालिका में तुलना की जाने वाली संख्या है तो उन्हें पास-पास लिखना चाहिए, जैसे विवाहित, अविवाहित, महिला, पुरुष आदि। अगर हमें तालिका बनानी है तो सबसे पहले हम तालिका के आकार को निर्धारित कर लेते हैं और आकार के आधार पर तालिका बनाते हैं। इसके बाद हमें
तालिका को किस क्रम में लगाना है, तो इसका निर्धारण भी तालिका बनाते समय कर लेना है। अगर हमें दो विपरीत चीज़ों में तुलना करनी होती है तो उसको हम बिल्कुल पास-पास के कॉलम में रखते हैं। जैसे विवाहित, अविवाहित तो दोनों कॉलम एक साथ होना चाहिए, महिला पुरुष का अगर है तो दोनों बिल्कुल पास-पास में होना चाहिए। तो ये जो क्रम है ये अच्छा रहता है। अगर हम इसको दूर-दूर करते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता है और तुलना करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए तालिका बनाते समय क्रम को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। संख्याओं के प्रतिशत या माध्य को पास के स्तंभ में ही लिखना चाहिए। इसके साथ ही जो संख्याएँ होती हैं उनका प्रतिशत या फिर माध्य होता है और उसको पास के स्तंभ में लिख लेना चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं स्तंभों का विभाजन। जो स्तंभ हम बनाते हैं उसको किस आधार पे विभाजित करते हैं या फिर किस प्रकार से उनका विभाजन करना चाहिए। जब भी हम कोई स्तंभ बनाते हैं सबसे पहले उसके आकार का निर्धारण करना चाहिए, फिर उसके क्रम का निर्धारण करना चाहिए, फिर स्तंभों के विभाजन का निर्धारण करना चाहिए। यदि तथ्यों या आंकड़ों को कई वर्गों या उपवर्गों में विभाजित करना है तो उसी के आधार पर स्तंभों का विभाजन करना चाहिए। जो हम स्तंभ बना रहे हैं यदि उसमें आंकड़ों को हम कई वर्गों में या फिर उपवर्गों में विभाजित करना चाहते हैं तो उसी के आधार पे हमें स्तंभों का विभाजन कर लेना चाहिए। किंतु यह विभाजन इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक मुख्य वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक किया जा सके। जब भी हम स्तंभों का विभाजन करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक जो मुख्य वर्ग है उसको जो फिर दूसरे पृथक वर्ग हैं उससे अलग किया जा सके, इस आधार पे करना चाहिए। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि सब आपस में बिल्कुल मिले हुए हों और पता ही ना चले कि किसमें क्या दर्शाया गया है। इसके लिए प्रायः उपवर्ग की रेखा पहली या मुख्य वर्ग की विभाजन रेखा नीली स्याही से व मुख्य वर्ग की विभाजन रेखा लाल स्याही से खींची जा सकती है। जब भी हमको कोई मुख्य रेखा होती है और विभाजन वाली जो रेखा होती है तो उसको अगर दर्शाना होता है तो हम एक रेखा को किसी दूसरे रंग से खींच लेते हैं और दूसरी को किसी दूसरे रंग से खींच लेते हैं, तो इससे भी वो बिल्कुल अलग-अलग दिखाई देती हैं। योग वाले स्तंभ की विभाजन रेखा को भी इसी प्रकार पृथक किया जा सकता है और जो सबसे लास्ट में योग वाली रेखा होती है उसको भी किसी अलग रंग का पेन का इस्तेमाल करके या फिर स्केच पेन का इस्तेमाल करके भी अन्य रेखाओं से अलग पृथक प्रदर्शित किया जा सकता है। एक उदाहरण द्वारा इससे स्पष्ट किया जा सकता है। अभी हम नीचे एक उदाहरण देखेंगे कि किस तरह से हमें तालिका में कॉलमों को बनाना चाहिए या फिर स्तंभ को बनाना चाहिए। इसका एक उदाहरण यहाँ नीचे दिया हुआ है, जिसमें हम एक तालिका बनाएँगे और उसमें जो भी कॉलम है उसको किस तरह से बनाना चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए, उसका क्रम क्या होना चाहिए और उसका विभाजन किस तरह से करना चाहिए, इसको हम उदाहरण के माध्यम से अभी देखेंगे, जिसका उदाहरण यहाँ नीचे दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे तालिका देख लेंगे और तालिका किसकी बनानी है, महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में लिंग के अनुसार छात्रों की संख्या की तालिका बनानी है। तो इसमें हम छात्रों की संख्या जो है इसको कॉलम में दर्शाएँगे, तो इसके लिए हमें कॉलम बनाने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम संख्याएँ, इसके बाद छात्रों की संख्या और इस छात्रों की संख्या के अंतर्गत स्त्री और पुरुष या फिर मेल और फीमेल कितने मेल हैं महाविद्यालय में और कितने फीमेल हैं और सबका टोटल योग भी इस तरह से दर्शाएँगे। इसमें यहाँ पे पहले कॉलम में हो जाएगा संख्याएँ और दूसरे में एक जो है मुख्य वर्ग होगा, उसके अंतर्गत उपवर्ग होंगे, तो जिस मुख्य वर्ग को सबसे ऊपर दर्शाएँगे, उसके बाद जो उसके उपवर्ग हैं उसको नीचे पतले-पतले छोटे-छोटे कॉलम में दर्शाएँगे। तो छात्रों की संख्या में पुरुष हो गया और स्त्री हो गई या फिर महिला हो गई और लास्ट में योग कर देंगे। संख्या में लिखेंगे कला, वाणिज्य विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि, विधि और पुरुष मतलब आर्ट में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएँ हैं, वाणिज्य में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियाँ हैं, विज्ञान में भी कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियाँ हैं, गृह विज्ञान में कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ हैं, इसी तरह से कृषि में भी कितने पुरुष, कितनी स्त्रियाँ हैं, विधि में भी कितने पुरुष और कितनी स्त्रियाँ हैं। यहाँ पे सबका टोटल योग कर लेंगे। आर्ट में कितने बच्चे हैं, कितने स्त्री, कितने पुरुष हैं, उसी तरह से वाणिज्य में कितने हैं, कितने स्त्री, कितने पुरुष टोटल यहाँ पे हो जाएगा और लास्ट में
सबका योग यहाँ पे लिख दिया जाएगा टोटल, जो मतलब आर्ट में हो, वाणिज्य हो, विज्ञान में हो, कृषि विज्ञान में हो या फिर किसी में हो, यहाँ पे तो सबका बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा। कला में कितने हैं, वाणिज्य में कितने हैं, विज्ञान में कितने हैं, गृह विज्ञान में कितने हैं, लेकिन सबका टोटल महाविद्यालय में टोटल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ बिल्कुल लास्ट वाले कॉलम में आप यहाँ पे जो योग लिखा हुआ है इसके सामने आप टोटल संख्या कितनी है यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका कॉलम है उसका निर्माण करना चाहिए। और कॉलम का निर्माण करते समय जो कॉलम बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें स्तंभ का आकार निश्चित कर लेना चाहिए, फिर उसके क्रम को निश्चित कर लेना चाहिए और इसके बाद उसके विभाजन को निश्चित करके तब कॉलम को बनाना चाहिए। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।